सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्चुअली इट्स अर्ली मॉर्निंग और काफ़ी कंफ्यूजन था आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। एक्चुअली जब थ्योरी पार्ट समझ आता तब तो आप क्लास में बोल देते हो यस, बट व्हेन द क्वेश्चन आ जाते हैं ना तब सॉल्व करने में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो आई जस्ट थॉट कि अर्ली मॉर्निंग आपको क्लासेस जो नॉर्मल है ऑफलाइन के स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन करवाया जाए, फिर आप लोग अपने क्लास में आ जाना जो आप लोग का टाइम टेबल है। Okay, so today I will discuss about a different kind of thermodynamic process, जिसमें शुरुआत मैं करूँगी आपके लिए किससे, एडियाबेटिक प्रोसेस से। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या। एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारा जो आपका टेम्परेचर होगा, ओके, और जो आपका हीट होगा, ये दो अलग चीज़ें होती हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। बट जो हीट एक्सचेंज होता है वो बॉडी जो सिस्टम है वो बॉडी टोटली इंसुलेटेड रहती है, मतलब वहाँ पर कोई भी हीट एक्सचेंज करने की कोई भी तरीका नहीं होता है। ओके, हीट एक्सचेंज का कोई भी तरीका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरगोज अ चेंज इन सच अ वे दैट नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब डेल्टा क्यू एक्चुअली हमें क्या करना है, इसको जीरो करना है। इंसुलेटिंग हो गई बॉडी, क्लियर। बॉडी यहाँ पे जब इंसुलेट हो गई तो हमने क्या कि सराउंडिंग से बिल्कुल कोई हीट एक्सचेंज है, यही सारी चीज़ें इसको परफेक्टली एडियाबेटिक कहती है। बट एग्जाम्पल क्या है, एडियाबेटिक का नॉन कंडक्टिंग वॉल हो गया, बाइसाइकिल की टायर हो गई, ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स जो एयर में हुआ या अदर गैसेस में हुआ, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, या स्टीम सिलेंडर जो स्टीम इंजन के होते हैं वो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हम जानते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्योंकि ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है इसलिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये दोनों ऑपोजिट साइंस में यूज होगी। बट जब हम ये कहते हैं ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन्स कि डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा क्या, हमारा इंटरनल एनर्जी। ये ध्यान में ऑलवेज रखना है। तो इसका मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव होने का मतलब होता है कि वहाँ पर जो आपका जो टेम्परेचर है एक्चुअली, ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेसेस को लेता है, यानी कि वो कूलिंग करेगा। हम लोग कूलिंग प्रोसेसर पढ़ते हैं, आप लोग बीएससी में भी पढ़े हो इस चीज़ को। लेकिन जैसे ही डब्ल्यू को हम नेगेटिव ले लेते हैं, इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वहाँ पे कंप्रेशन होगा, वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट चले आते हैं, ये तो हमारा होगा ही होगा, ये भी होगा। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है आइडियल गैस का इक्वेशन, राइट। कुछ नहीं बैठाया, डी यू की जगह म्यू सी एस डी टी किया है, और डब्ल्यू डी डब्ल्यू की जगह पे आपका पी डी वी किया है। डी यू यहाँ पे क्या है, याद करिए हम लोग क्या कह रहे थे जब हम लोग स्पेसिफिक हीट वाली कंडीशंस पढ़ रहे थे तब की बात है ये। नाउ अब जब ये वाली कंडीशन आ गई तो इसको इक्वेशन में पुट कर दिया हमने। इक्वेशन में पुट करने के बाद देखो क्या मिला, फिर हमने क्या किया कि गैस इक्वेशन तो ये होता है, तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद हम लोगों ने सी वी इजिकल टू ये किया। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जो कि हमें एक पी वी टू द पावर गामा देती है, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, राइट। अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहे हैं। फिर हम बताते हैं कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है किस प्रकार का, जैसे कि देखिए यहाँ पे टी गामा कांस्टेंट है, ये सारे के सारे आपके एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब आपको इक्वेशन में देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में बेटा देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है, टीवी दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है, या टीपी दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेसेस का डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या, जब हम पीवी ग्राफ खींचते हैं ना तो जो हमें कर्व मिलता है उस कर्व का स्लोप हम लेते हैं। देखिए ये स्लोप है ना, डिफरेंशिएट करने पर स्लोप मिला तो ये आया, तो इसका मतलब क्या है, जो गामा होता है वो एक्चुअली एडियाबेटिक कर्व का स्लोप अपॉन आइसोथर्मल कर्व का स्लोप, और ये गामा हमेशा सीपी अपॉन सीबी होगा, और ये ग्रेटर देन 1 होगा किसके लिए, आपके एडियाबेटिक कर्व के लिए। स्पेसिफिक हीट क्या हो जाती है, ये हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि जीरो हो जाएगा। अब एडियाबेटिक इलास्टिसिटी क्या होती है, इस इक्वेशन पे हम जो हमारा पीवी टू द पावर गामा है उसको एक्चुअली हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिला, ये क्वांटिटी मिली। जब हमें ये क्वांटिटी मिली तो हम देखो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी होती है, जो आपकी एडियाबेटिक इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है बताओ, सिंपल सा है,
ये क्वांटिटी आ गई ना आपकी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी अपॉन ये, तो ये आपका गामा हो गया। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द टू इलास्टिसिटीज ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स। क्लियर हो गया? ओके अब देखो वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये होता है, ये हम लोग ने क्लास वगैरह में सारी चीज़ें डिराइव की हुई हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आना तो चाहिए नहीं। अब फ्री एक्सपेंशन वाली प्रोसेस अभी हमने बताया कि फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन और बाय द सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। ये एक्चुअली ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होता, या तो सिस्टम के द्वारा या सिस्टम के ऊपर। क्लियर है? वर्क डन जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये क्या कह सकते हैं कि डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, यानी कि फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। ओके इसके बाद देखिए कुछ स्पेशल केसेस, ये वाला पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारे क्या है, हमने अभी क्या निकाले, फॉर्मूले निकाले थे, क्लास में भी निकाले थे। इन सब फॉर्मूलों को याद करना है, बिकॉज एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा आपका, न्यूमेरिकल में क्या दे दे बेटा हमें नहीं पता, तो हमें पता कैसे चलेगा, हम क्वांटिटीज़ को ऐसे तो पता कर नहीं पाएंगे, इसलिए गामा याद करके जाना। चाहे वो गामा 5/3 हो, मोनोएटॉमिक का, डायएटॉमिक का 7/5 हो जाता है, पॉलीएटॉमिक अगर बोल दिया जाए तो गामा इज इक्वल टू 4/3 होता है। इन सब का गामा जहाँ पर होगा गामा की वैल्यू वहाँ पुट कर दोगे, इसलिए पूरा टेबल याद करना नहीं पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ इस गैस को याद करना है और इन 4 फॉर्मूले को याद करना है। और ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, ये फॉर्मूला याद ऐसे होगा कि आप इसको न्यूमेरिकल्स में जितना यूज़ करोगे आपका फॉर्मूला उतना ज़्यादा आपको याद होता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कंपैरिजन है। वर्क डन, फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर। ये देखो हम लोग कार्नोट इंजन भी क्लास में पढ़े थे। कार्नोट इंजन जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के ग्राफ अलग अलग होते हैं और ये एक्चुअली डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा होगा कि आइसोथर्मल का वर्क डन, ऑब्वियस ही बात है एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा, प्रेशर एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा, टेम्परेचर एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा। और ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, फाइनल है, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर। उसी तरह अगर हम एक्सपेंशन प्रोसेस को देखें तो वर्क डन जो है एक्सपेंशन प्रोसेस में, याद रखना कंपैरिजन, कंप्रेशन जब करते हैं सारी चीज़ें एडियाबेटिक का ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो सारी चीज़ें किसकी ज़्यादा होती है, आइसोथर्मल की ज़्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा क्या है हमारे पास डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो एक बार हम लोग डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव करते हैं, एक बार हम लोग डेल्टा डब्ल्यू को पॉजिटिव करते हैं, राइट। अभी देखा है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक, क्या है आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक बताओ। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा वी जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होगा, कोई अल्टरेशन नहीं होगा वॉल्यूम में इंटायर प्रोसेस में। तो आइडियल गैस इक्वेशन से फिर हम लोग इसको प्रूव करते हैं और पी को प्रोपोर्शनल करते हैं टी के, तो फिर हमारे पास ये क्वांटिटी आती है, क्या बात है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो, तो जो हमारा पी बाई टी होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इसके ग्राफ याद करनी है। ठीक है, फिर स्पेसिफिक हीट बतानी है। स्पेसिफिक हीट जब हमारा कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस में जाता है तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, F/2/R। बल्क मॉड्यूलस चेंज होगा, तो बल्क मॉड्यूलस डेल्टा P बाई जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब बल्क मॉड्यूलस हमारी इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब कि इलास्टिसिटी वाला जो फैक्टर है। अब वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में जीरो हो जाता है। फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग ये निकालते हैं, फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी वाला ये निकालता है रेशियो। तो आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय पीटी आइसोमेट्रिक, वेयर गामा पी इज इक्वल टू पर सेंटीमीटर कोफिशिएंट। ये थोड़ा सा नोट कर लो कि आइसोमेट्रिक जो एक्सपेंशन होता है उसमें जो गैस का प्रेशर होता है वो हमें क्या दिया जाता है। ठीक है, बट एनी हाउ ये आपके क्वेश्चन में उतना तो नहीं आएगा, ये एक नॉलेजेबल क्वेश्चन पार्ट है, बट इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि वर्क डन हो गया, इलास्टिसिटी हो गई, इन सब पर आए अगर आइसोकोरिक प्रोसेस जा रहा है तो क्या उसकी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है,
अब आ जाओ आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस क्या कहता है भाई, कि जैसा ही थर्मोडायनेमिकली कोई फिजिकल चेंज होगा जहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि आपका डेल्टा पी जो होगा वो 0 हो जाएगा, उसको हम लोग यही कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हैं। याद करिए चार्ल्स लॉ, जब आप लोग केमिस्ट्री में 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ते हो तो चैप्टर ही इससे शुरू होता है, राइट। अब आइडियल गैस इक्वेशन में उसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डायग्राम हमें पता चल जाएगा, स्पेसिफिक हीट हम निकाल लेंगे, बल्क मॉडुलस भी हम जानते हैं कि वो 0 हो जाएगा। वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, μR डेल्टा टी, μR डेल्टा टी। क्लियर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी हम इक्वेशन आपका निकाल देंगे, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका। क्लियर है। कैसे निकला है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद जब आप देखोगे तो हमारे पास जो आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, वो याद थोड़े से रखने हैं कि अगर कभी एग्जाम में बाय चांस दे दिया आपको कि कौन सा प्रोसेस है या कैसा है, तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर फेज, ठीक है। वाटर को जब हम वेपर फेज में चेंज करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो बॉइलिंग करते हैं, हम वाटर की बॉइलिंग करते हैं। तो जब फेज चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, याद रखिए हम लोग ये पढ़ रहे थे, कब पढ़ रहे थे, जब हम लोग लैटेंट हीट की बात कर रहे थे, राइट। तो हमने क्या कहा कि जो सम पार्ट एब्जॉर्ब्स हीट टू यूज द इंक्रीज इन वॉल्यूम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द हीट इज यूज्ड अप टू इंक्रीज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसीलिए क्या है कि आपके पास जो यहाँ पर देखो L क्या है, L एक्चुअली ये जो चीज़ है हमने अभी कहा ना आपको लैटेंट हीट वाला, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है तो हम इस L को लेंगे। क्लियर है। तो आइस को जब वाटर में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बताओ, आइस को जब वाटर में, हमने बताया भी था कि हमारे पास 2 किस्म के मटेरियल्स होते हैं, और हम लोग फिर एक आपका विस्कस टाइप का होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, एक विस्कस हो गया, वैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें अलग मटेरियल होती है। एक में एक्सपेंशन होता है, एक में कंप्रेशन होता है। तो वो वाला पार्ट एक बार फिर से आप पेजेस पलटना और उसको रिवाइज करना, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे इजी प्रोसेस है, मतलब इजी क्या है, सारे इजी होते हैं, दिमाग में बैठा के रखना। डेल्टा टी हमने क्या कह दिया, 0 हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका गैस हम देखते हैं, कंडक्टिंग वॉल्स होते हैं उसके, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये इक्वेशन ऑफ स्टेट्स देखते हैं, क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम अगर प्रोसेसेस की बात करें तो जैसे कि मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, बॉइलिंग प्रोसेस हो गया, ऐसे जहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, आइस मेल्ट करती है, वाटर बॉयल करता है, तो हम उसमें फेज चेंज करवाते हैं। और लैटेंट हीट की बात करते हैं, जस्ट अबव जो बताया। तो इंडिकेटर उसके कुछ डायग्राम्स होते हैं, ये आपके डायग्राम्स हैं। किसके डायग्राम्स हैं ये सारे आपके लैटेंट हीट के या आइसोथर्मल प्रोसेस के डायग्राम्स हैं, ठीक है। क्लियर है ना। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। देखो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं यहीं पर। अब देखो इसमें एक पॉइंट और है, देखो स्लोप जो होगा आइसोथर्मल कर्व का वो क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंडर जितना भी एरिया आएगा हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं ना। और उसको एरिया को बताता क्या है, उसका एरिया बताता है बेटा जी कि हमारे पास क्या हुआ वर्क डन का। इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीजेज डेल्टा W इज पॉजिटिव under the curve and if the volume decreases delta W is negative is under the curve। ये याद रखो। तो स्पेसिफिक हीट में क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट इन्फिनाइट चली जाएगी। थर्मल इलास्टिसिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे ना। ये देखो ये आया हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम कहेंगे कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द प्रेशर एट NTP इन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आइसोथर्मल एक में देखो हम लोग 0 अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे इलास्टिसिटी, लेकिन इसमें क्या है वो प्रेशर के बराबर ही हो जाता है। फिर वर्क डन कैसे निकलेगी, तो सबसे इजी है, ठीक है, इसका तो कोई बात ही नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है और डेल्टा यू जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के होती है। और ये दोनों इक्वल, दैट इज हीट सप्लाई टू द आइसोथर्मल चेंज is used to work done against the external surrounding, or if the work done on the system then it is equal to the amount of heat energy will be liberated by the system। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, नोट करना, नोट करके इसको पढ़ना। इसको जब पढ़ोगे आप ना तब आपको इजी और लगेगा इस चीज़ को, इसको नोट करो।
क्लियर है क्या है कि ये दोनों अगर हीट सप्लाइड इन आइसोथर्मल चेंज में अगर हीट को सप्लाई किया जाए तो वो हीट वो जो सप्लाइड हीट है वो कैसे यूज़ होगा, वो वर्क डन यूज़ होगा और किसके अगेंस्ट, सराउंडिंग के। और अगर सिस्टम पे वर्क करवाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी विल बी लिबरेटेड बाय द सिस्टम, उतना ही अमाउंट हीट एनर्जी लिबरेट करेगा सिस्टम के द्वारा। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्विक क्लास समझ में आया है। अब न्यूमेरिकल्स करो, हम लोग क्लास में और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।